निकल पड़ा था दांडी में जो वापस वही तरंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिला सब संग चले, स्वच्छ हो भारत अपना हर ओर बस यही तरंग चले। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। मैं हूं रुचिका और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एसएसटी यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर कीर्ति चंदेल जी, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में बतौर डिप्यूटी डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आज हमारा विषय है एसएसजी यानी स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, तो आपसे जानना चाहेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का क्या अर्थ है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दरअसल एक एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल भारत सरकार इसे करवाती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक शहरी इलाकों में सर्वेक्षण किया जाता है और ग्रामीण इलाकों में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के विभिन्न आयामों पे जो भी कार्य हो रहे हैं और उन स्वच्छता के आयामों को लेके जो सुविधाएं मौजूद है उनको परखा जाता है, उनका सर्वे किया जाता है और उन पे जो जो सुधार लाने हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। जी, और आपसे जानना चाहेंगे जो एसएसटी है, जिस तरह से आपने कहा कि जो ग्रामीण पंचायतें हैं इसमें क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उस पर सुधार किस तरह से किया जाए, इसके संदर्भ में है, तो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि एसएसटी के पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं? एसएसजी के 2 या 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य एसएसजी का है कि ग्रामीण पंचायतों को एक तरह से आईना दिखाना। आईने का मतलब है कि ग्रामीण पंचायतें सबसे पहले जो आजकल वो कर रही हैं, एक बेसलाइन सर्वे भरती हैं। उस सर्वे में विभिन्न आयाम जैसे कि शौचालयों का निरंतर प्रयोग, ठोस कचरे का प्रबंधन, तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, मलीय कचरे का प्रबंधन, उसके बारे में पंचायतों में जो लोग हैं वो कितने जागरूक हैं और उनसे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो पंचायतों में कितनी मौजूद हैं, उनका एक सर्वेक्षण किया जाता है, उनको परखा जाता है। तो जब पंचायतें सर्वे करती तो सबसे पहले उन्हें ये पता लगता है कि स्वच्छता में वो कहाँ पे खड़ी हैं, कितनी सुविधाएं उनकी गांव में मौजूद है और कितनी और सुविधाएं उनको लाने की आवश्यकता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है प्रतिस्पर्धा का। जैसे ही सर्वे कंप्लीट होता है उसके बाद अगले 4 महीने जो जो कमियां पंचायतों को लगती है उनमें जो वो प्राथमिकता तय करती हैं। मान लो किसी पंचायत को लगता है कि ठोस अपशिष्ट में ज़्यादा काम करना है, किसी को लगता है तरल में करना है, उनको दूर करने के लिए काम करती हैं। और इन कामों को जो है भारत सरकार एक जो आपका ऑनलाइन पोर्टल उन पे देखती है और जो पंचायत इसमें अच्छा काम करती हैं, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलती हैं, उनको फिर उसके बाद सम्मानित किया जाता है। जी, और इसी पहल में हम जानना चाहेंगे जो शौचालय हैं, शौचालयों के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स है वो भी कार्य कर रही है, और इसमें अगर हम देखें शौचालय के निरंतर प्रयोग के बारे में सरकार क्या कार्य कर रही है? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 में हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौच मुक्त राज्य का दर्जा मिला था, यानी कि ये माना जाता है कि हर घर में शौचालय था। लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ी राज्य है और कई बार जो शौचालय हैं जैसे जो बर्फानी क्षेत्र में टूट जाते हैं, या फिर कई बार एक परिवार से अलग अलग होकर 2 परिवार बनते हैं, या फिर कोई माइग्रेंट परिवार है जो वापस आके गाँव में बसता है, या गरीब परिवार अपना नया घर बनाता है। उन घरों में जिनमें शौचालय नहीं है उनमें शौचालयों को बनाने के लिए सरकार 12,000 रुपये की एक तरह से प्रोत्साहन राशि देती है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कोष से। और लगभग हर साल 10 से 15,000 ऐसे परिवारों को ये राशि दी जाती है। इसके अलावा भी जो परिवार छूट जाते हैं वो नरेगा के अंतर्गत अपने शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें फिर से उन्हें 12,000 रुपये की राशि दी जा सकती है। ये तो हो गए व्यक्तिगत शौचालय। दूसरे हो गए आपके सामुदायिक स्थल होते हैं, जैसे कि मार्केट होती हैं, मंदिर होते हैं, बारात घर होते हैं गाँव में, जहाँ पे शौचालयों का अगर शौचालय नहीं है तो उनमें भी शौचालय बनाने के लिए सरकार जो है पैसा देती है। इस साल जैसे कि सरकार ने जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थल है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, जैसे कि पटवार खाना, आंगनवाड़ी, आपका हेल्थ सेंटर हो गया, हॉस्पिटल हो गई, डिस्पेंसरी हो गई, उनमें शौचालय बनाने के लिए लगभग 5,000 सामुदायिक शौचालय दिए हैं ताकि लोगों को शौचालय की सुविधा हर स्थान पे मिल सके। जी, ताकि सार्वजनिक स्थलों पे जो शुद्धता है, स्वच्छता है, वो बरकरार रहे। बिल्कुल जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम बात करते हैं घरेलू कचरे की, हम देखते हैं कि जो घर में जो कचरा होता है उसको जो लोग हैं वो इकट्ठा जो है वो कर देते हैं और इकट्ठा ही फेंकते हैं। तो इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे घरेलू कचरा जो प्रबंधन है उसके क्या आयाम रहते हैं? जी,
जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल देश ODF से ODF प्लस मॉडल की ओर जा रहा है, यानी बाहर में शौच मुक्त तो हम हो गए हैं, लेकिन उसके आगे भी स्वच्छता के आयामों के ऊपर काम कर रहा है। उसमें सबसे पहली कड़ी है जो आपने कहा कि घरेलू तौर पे कचरे का प्रबंधन। जी। घर पे ये जरूरी है कि हम कचरे को समझें और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना शुरू करें। जी। इसके लिए जो हर घर में किया जा सकता है वो ये है कि आपके 2 डस्टबिन का उपयोग करें एक के बजाय। जी। और जो आपका गीला कचरा है, जैसे कि रसोई में आपकी सब्जियां कुछ अगर बची होती है, चाय पत्ती होती है, ये जो भी चीज़ जो सड़-गल सकती है उसको अलग रखें। और कागज़, गत्ता, प्लास्टिक, कांच, इनको अलग रखें। जी। इससे होगा ये कि जो आपका गीला कचरा है उससे आप खाद बना सकते हैं। उसको कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं, उसको एज अ खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जो सूखा कचरा है उसमें आपके जो ज़्यादातर कचरा है, जैसे कि कागज़ हो गया, गत्ता हो गया, कांच हो गया, ये जो आपके कबाड़ी वाले हैं जब आपके गांव में आते हैं तो हम इनको दे सकते हैं। जी। इससे क्या होगा, जो हम सार्वजनिक स्थानों पे इकट्ठा करके कचरा फेंकते हैं और उनसे जो स्मेल फैलती है या फिर उनसे जो दुर्गंध फैलती है और एक जो शुद्धता है स्थान की वो खराब होती है, वो नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वच्छता के लिए जो आज हम देखते हैं कि हर घर में कचरे को अलग अलग किया जा सके। जी। तो इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे जो ठोस कचरा है, खासकर जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, घरों में जो प्लास्टिक होता है ना तो उसे कोई कबाड़ी लेके जाता है और ना वो रीयूजेबल होता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो ठोस कचरा प्रबंधन है वो किस तरह से कार्य करता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे घर में कचरा होता है, जो गीला कचरा हो गया वो भी, और जो गत्ता, कांच इत्यादि हो गया, उसका गाँव में निपटारा हो सकता है। लेकिन जो प्लास्टिक है और प्लास्टिक का जो निपटान है ये एक बड़ा विषय है, ये एक गांव तक सीमित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक पूरी चेन बनती है। इसमें जरूरी है कि हर घर कचरा अलग करे और प्लास्टिक के कचरे को अलग करे। दूसरा इसमें जो करना है वो है कि प्लास्टिक के कचरे को गांव में किसी कलेक्शन सेंटर पे या फिर कोई एक स्थान जो चिन्हित किया गया हो जिसमें सूखा प्लास्टिक का कचरा हो, वहाँ तक पहुँचाएँ। जब वो कचरा वहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद उस कचरे को एक विकास खंड में या एक क्लस्टर ऑफ पंचायत में 10 से 15 पंचायतों के बीच में एक कॉमन यूनिट लगाया जा रहा है जिसे कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। उस यूनिट तक ले जाया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जो ये कचरा है इसको प्रोसेस किया जाएगा, यानी इसको छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा, इसको बेल किया जाएगा और इसको आगे इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी भी लगाई है जिसमें 75 रुपये किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरे को खरीदने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। वो सरकार जब खरीदेगी अगली श्रेणी में, उस कचरे को जो प्लास्टिक कचरा है सड़क निर्माण के लिए भी आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो प्लास्टिक कचरा है वो एक पूरी कड़ी है जो कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसके ऊपर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर विकास खंड, उसके आगे आपकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कलेक्शन सेंटर है वो, और उसके आगे PWD रोड निर्माण के लिए इस्तेमाल करेगी। इसी के बाद हम असलियत में प्लास्टिक मुक्त हिमाचल प्रदेश का दर्जा पा सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो प्लास्टिक है हम उसे बेकार समझ के ऐसे ही ना फेंकें, बल्कि उसके बदले आपको जो राशि है, धनराशि, वो भी आपको मिल रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और इससे जो विकास कार्य हैं सड़क निर्माण की वो भी हो रहे हैं। जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे जो तरल कचरा है वो किस तरह से उससे से संबंधित जो प्रबंधन है उसे देखा जाता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत? जी, जो आपका तरल अपशिष्ट है, हर घर में तरल अपशिष्ट 2 तरह से निकलता है। जो इसका पहला पार्ट है वो है ग्रे वाटर जिसे कहते हैं, जो कि रसोई घर और बाथरूम में कपड़े धोने और नहाने का पानी जो होता है वो होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर घर में एक सोख्ता गड्ढा बना हो, और अगर किसी पंचायत में घर बहुत पास पास हैं, नहीं है जगह, तो वहाँ पे सार्वजनिक एक सोख्ता गड्ढा बने। सोख्ता गड्ढा 2 बाय 2 फीट या 3 बाय 3 फीट का एक खड्डा होता है जिसमें जालीदार ईंटों की चिनाई की जाती है और इसको ढक दिया जाता है, और जो रसोई का पानी है और बाथरूम का पानी इसमें आता है और वो नीचे फिल्ट्रेशन के माध्यम से मिट्टी में निकल जाता है। ढके हुए सोख्ते खड्डे का फ़ायदा ये होता है कि जब खुले में पानी होता है रसोई का और उसका, तो हम देखते हैं कई बार गाँव में जाएँ तो नालियों में पानी छोड़ा होता है, या शहरों में भी कई बार नालियों में पानी लोग छोड़ देते हैं। उससे दुर्गंध होती है, मक्खी मच्छर गर्मियों में उसमें आती हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो उन सबसे बचा जा सकता है हर एक घर में कोई एक सोकपीट का निर्माण किया जाए। सोकपीट का निर्माण एक आसान कार्य है। इसको सरकार जो जरूरतमंद परिवार हैं जो अपने स्तर पे नहीं बना सकते, नरेगा के अंतर्गत बनवाने के लिए प्रयास कर रही है आजकल।
और जी। अगर किसी को लगता है कि सोखते गड्ढे का निर्माण करना है और अगर वो जरूरतमंद है या वो नरेगा में काम करता है जी। तो ग्राम पंचायत में अपनी कांटेक्ट करे और वहाँ पे उसको इसके बारे में उचित जानकारी भी दी जाएगी, इसका डिज़ाइन भी दिया जाएगा और नरेगा में इसको बनाने का रास्ता भी दिखाया जाएगा। जी, जैसा कि हम देखते हैं कोविड के दौर में काफ़ी अहम रहता है जो स्वच्छता है वो होनी चाहिए, और जो ये आप जिस की बात कर रहे थे अभी सोखता गड्ढा, ये बहुत अहम जो है भूमिका निभाता है। जी। जी, तो अब आपसे जानना चाहेंगे जब हम बात करते हैं मल की, जो मल प्रबंधन है वो कितना अहम रहता है स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि जो तरल अपशिष्ट है जी। उसका जो एक पार्ट है वो जो मैंने आपको बताया सोकपिट के थ्रू किया जाता है, जो जी। दूसरा उसका पार्ट है वो है हमारे शौचालयों से जो निकलता है मल, जी। उस मल को कहते हैं ब्लैक वाटर यानी काला पानी। और उसके लिए आमतौर पर हमने देखा जब 2016 में हमने हर घर में शौचालय बनाया, उसके साथ साथ हमने उसके प्रबंधन के लिए एक खड्डा भी बनाया था जी। जिसको सिंगल पिट यानी एकल खड्डा जो था बनाया गया था। अब हो ये रहा है कि अभी भी शुरू हो गए हैं और अगले 5 साल में वो खड्डे भरने शुरू हो जाएंगे। जी। उसके प्रयास इस जो आने वाली ये जो समस्या है इसके निपटान के लिए सरकार ट्विन पिट यानी दोहरा खड्डे के ऊपर ध्यान दे रही है। जी। इसमें जो हम कर रहे हैं वो ये है कि जो एक खड्डा है उसको साथ साथ एक और खड्डा खोदा जा रहा है, जहाँ पे जैसे कि हिमाचल में हम देखते हैं कि गांव थोड़े दूर दूर बसे हुए हैं हर एक घर, और हर एक के पास थोड़ी बहुत जगह इतनी होती है। तो 2 गड्ढों का फ़ायदा ये होगा कि जब एक गड्ढा भर जाएगा उसको जो निकासी नाली है उसको रोक दिया जाएगा और उसको दूसरे खड्डे की ओर मोड़ दिया जाएगा। और अगले 1 साल में वो जो उसमें जो भी मल होगा वो खाद का रूप ले चुका होगा, उसको निकाल के हम अपने आसपास की ज़मीन पे फेंक सकते हैं, ना उसमें दुर्गंध होगी ना उसमें कीटाणु होंगे। जी। और दूसरे खड्डे को अगले 4-5 साल इस्तेमाल करके जब दूसरा खड्डा भरेगा तो अगेन वही कर सकते हैं कि उसको बंद किया पहले पे ले आए। इस तरह से जो मलीय प्रबंधन है इसके लिए जो सरकार प्रयास करती है कि जो आपके सिंगल खड्डे हैं उनको ट्विन पिट में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही साथ हमने देखा है कई घरों में बड़े बड़े खड्डे बने हैं और वो खड्डे का एक तरह से सेप्टिक टैंक है, लेकिन वो तकनीकी तौर पे उतने अच्छे नहीं हैं। तो दूसरा पार्ट ये भी किया जा रहा है कि जो भी आपके सेप्टिक टैंक बने हैं उनके साथ साथ एक सोखता खड्डा भी बनाया जा रहा है। उससे क्या होता है, जो सेप्टिक टैंक की लाइफ है, जैसे कि मान लो अगर खड्डा आपका बड़ा है, सेप्टिक टैंक के तौर पे आपने पक्का बनवाया हुआ है, वो वैसे 1 साल चलता है, अब वैसे मान लो 10 साल चलना है, तो वो अगर सोखपीट भी होगा तो 20 साल चलेगा। जी, मतलब उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो लंबी हो जाती है। तो मलीय कचरे के ऊपर ये इन दो आयामों पे काम किया जा रहा है। जी, ये तो बात होगी मनुष्य के जो मल है उससे संबंधित, लेकिन जब हम बात करते हैं इसी संदर्भ में जो जैसे भारतीय जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पे जो पशुपालन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें जब हम देखते हैं गोवर्धन योजना, तो ये क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है स्वच्छ भारत मिशन में? जी, गोवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बिकॉज जैसे मैं बताती, पशुपालन एक मुख्य एक्टिविटी है जो हिमाचल के बहुत से परिवार करते हैं। हर परिवार जो गांव में देखा जाए तो अगर 100 घर हैं तो कम से कम 20-30 घर ऐसे जिन्होंने 1 या 2 पशु कम से कम रखा हुआ है। और जो पशु का मल है उसका प्रबंधन भी जरूरी है। वैसे तो इनके प्रबंधन नॉर्मली आमतौर पर हम देखते हैं खेतों में खाद के तौर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा और सुदृढ़ करने के लिए सरकार वर्मी कंपोस्ट का हर घर को जो पशु पालते हैं उनको देने के लिए प्रयासरत है। वर्मी कंपोस्ट में ये है कि केंचुओं का भी उपयोग किया जाता है और जो मल है उससे जो खाद बनने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। तो नरेगा के अंतर्गत जो भी परिवार हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा गाय रखी हैं, गाय या भैंस, उनको सरकार प्रतिबद्ध है कि हम वर्मी कंपोस्ट दें ताकि वो जो उनका खाद जो बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से और एक सुदृढ़ तरीके से पूरी की जा सके। जो दूसरा पार्ट है, हम देखते हैं पशुपालन विभाग ने और कई संस्थाओं ने गौशालाएं खोली हैं। आप देखेंगे हर जिले में आपको 5 से 10 गौशालाएं मिल जाती हैं, आवारा पशु भी जहाँ पे रखे जाते हैं। उन गौशालाओं में जो आपका मल है वो गोबर ज़्यादा होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए सरकार की एक स्कीम है गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब है कि वहाँ पे हम एक प्लांट लगाते हैं, उसका कार्य ये होता है कि जो गोबर है उससे जो आपका खाद बननी है, एक तो वो प्रक्रिया तेज हो जाती है और खाद बनने के साथ साथ गोबर गैस भी उसमें बनती है, जिसका रसोई में या फिर धर्मशाला हैं आसपास उनमें अगर आपको खाना बनाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गोवर्धन में भी पिछली बार हमने 4 जिले कवर किए थे जिनमें 12 गोवर्धन प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इस साल हमारा उद्देश्य है कि 12 के 12 जिले हम कवर करें और कम से कम
30 से 50 गोवर्धन के हम प्रोजेक्ट लगाएं, ताकि मलीय कचरे का जो प्रबंधन है और गोबर को एक तरह से वेल्थ यानी धन के तौर पे भी देखा जाए। जी, जिससे जो ग्रामीण विकास है उसमें भी तेजी आए। जी, जब हम बात करते हैं जागरूकता की और जब प्रश्न उठता है IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन में ये कितना महत्वपूर्ण रहता है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम कोई है तो वो IC है जी। क्योंकि जैसे मैंने आपका कि जो पहली कड़ी है वो है हमारा घर, जहाँ पे कचरा अलग अलग होना चाहिए जी। और कचरे को अलग अलग करना और उसका प्रबंधन करना और उससे खाद बनाना या उसको कबाड़ी वाले को देना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो देखा जा सकता है। जी। तो जो जागरूकता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि बच्चे हैं, आजकल स्कूलों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉल पेंटिंग लगाएं, आंगनवाड़ी में वॉल पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता क्रिएट करें, क्योंकि बच्चों में एकदम से बिहेवियर चेंज आता है। जी। जो उनका स्वभाव है वो ज़्यादा तत्पर होता है कि हम कचरे का अच्छा प्रबंधन करें, और उसी के साथ घर घर पे भी हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हमारे विकास खंड में काम करते हैं, पंचायतों में काम करते हैं, उनके माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बिहेवियर चेंज आए। जो प्रवृत्ति है कि कचरे को कचरे की तरह देखा जाए और एक साथ रख दिया जाए, वो बदले। सार्वजनिक स्थलों में हम अपना नहीं समझ के कचरा फेंक देते हैं, वो बदलाव आए। नदियों में और हमारे जो आमतौर पे नदी नाले हैं उनमें कचरे फेंकने की प्रवृत्ति रुके। तो इसलिए जो IC है बहुत ज़रूरी है। हमारा पर्यटन भी एक बड़ा हमारी इंडस्ट्री है हिमाचल में, और जितनी हमारी जनसंख्या उससे दुगने लोग एक आम साल में, कोविड की बात नहीं की जाए तो हिमाचल में आते हैं। और जब वो लोग भी आते हैं तो साथ में प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक प्लेट्स, डिस्पोजेबल कटलरी, वो एक आम चीज़ है कि जो लाएंगे क्योंकि उनको वो सुविधाएं चाहिए। तो उनमें भी हम जागरूकता लाएं कि जो अपना कचरा है वो ऐसे सड़क के किनारे, अपने हाईवेज के किनारे ना फेंक के एक जगह रखें, और जो व्यवस्थित निर्मित स्थान है, जैसे कि किसी अभी वो होटल में रुक रहे हैं, कहीं खा रहे हैं ढाबे में, तो उस कचरे को वहीं पे डस्टबिन में ही फेंकें, ताकि खुले में हमारा जो एक सुंदर हिमाचल है, सुंदर स्वच्छ हिमाचल है, वो वैसा ही बना रहे। जी, इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। IC एक और आयाम है, क्यों जरूरी है कि जैसे हम देखते हैं आज हमारे गांव हैं, पहले गांव में हालात जो थे 1980-90 तक जो है वो नॉर्मल थे कि आपकी 1-2 दुकान होती थी जिसमें राशन वगैरह होता था। लेकिन अब गाँव में क्या है कि आधुनिकीकरण कहें या इसको कोई भी नाम दें, आपका प्लास्टिक गांव-गांव में पहुंच रहा है। आपके ऑनलाइन डिलीवरी जो हो रही हैं, जो गत्ते में आती है, प्लास्टिक कवर में आती है, गांव-गांव तक आ रही है। तो कचरे का जो कचरा बढ़ रहा है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कचरे को जो निपटान करना है उसकी जागरूकता भी उसी तेज़ी से बढ़ना आवश्यक है। तो IC बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, पहला भी कदम यही है और सबसे ज़रूरी कदम भी यही है। बिल्कुल, मतलब स्वच्छ भारत अभियान में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो IEC ही है, जागरूकता है। जी। और जिस तरह से आपने बात की कि जागरूकता के लिए अधिकारी जो है वो कार्य कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं अधिकारियों और जो कर्मचारी है जो इस विभाग से जुड़े हैं, उनकी जो क्षमता विकास की बात की जाए तो किस तरह से उनके क्षमता विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं? जी, पिछले 1 साल में हमने प्रयास किया है कि हम अपने हर जिले और हर विकास खंड से 1 या 2 अधिकारियों को स्वच्छता के विभिन्न आयामों पे एक विस्तृत ट्रेनिंग दें, जिसके लिए हमने शिमला में 5 दिन की ट्रेनिंग जो है उनको दी गई है। उद्देश्य ये था कि वो स्वच्छता के विभिन्न आयामों को जाने और उनको बताने के भी आगे काबिल बने। इसके बाद हमने पिछले 6 महीनों में लगभग 13,000 पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत कर्मचारियों को स्वच्छता के विभिन्न आयामों को लेके विकास खंड की हेडक्वार्टर्स पे ट्रेनिंग दी है। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 20,000 लोगों को, जो कि पंचायत में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, हमारे पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, JE हैं, इनको हम हर एक को लगभग 2 दिन की एक तरह से पूरी तरह से स्वच्छता के हर आयाम के ऊपर इनको विस्तारपूर्वक बताएं, ताकि स्वच्छता की हर कड़ी को लेके इनकी क्षमता का विकास हो और उसको कैसे आपको निपटाना है, किसी भी समस्या को, उसके बारे में ये तत्पर रहें। इसके साथ ही जो हमारा अगला प्रयास अगले 3 महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है, पंचायतों में भी होता है, विकास खंड में भी होता है, JE होते हैं, जूनियर इंजीनियर, या फिर हमारे तकनीकी सहायक होते हैं, हम कोशिश करेंगे हर उस स्टाफ को 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग हम दें शिमला में,
और जो जैसे हमने अभी बात की सोख्ता खड्डा कैसे बनाने हैं, जी उसके तकनीकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, और सिंगल पिट टू ट्विन पिट कैसे बनाना है, या फिर ड्रेन जो है वो कवर्ड होनी चाहिए, उसके लिए क्या सामग्री होनी चाहिए ताकि वो लंबा चले और वो सब हो, उसके बारे में विस्तारपूर्वक उन्हें बताएं। तो अगला प्रयास जो अगले 3 महीने में होने वाला है वो है तकनीकी क्षमता विकास का। जो संपूर्ण क्षमता विकास है विभिन्न आयामों को लेके वो हम अभी कर चुके हैं, और जो उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं कुछ ही विकास खंडों में वो हम पूरी करेंगे अगले कुछ समय में। जी, जैसे आपने कहा कि तकनीकी क्षमता विकास, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या है? जी, अब जैसे कि हमें मकान बनाना हो तो हमें पता है मिस्त्री हम बुलाते हैं, मिस्त्री जी। को पता है चिनाई कैसे करनी है, प्लास्टर कैसे करना है, इलेक्ट्रिशियन को पता है बिजली की तारें कहाँ डालनी जी। है डालनी। उसी तरह जैसे सोख्ता गड्ढा बनना है, सोख्ता खड्डा के नीचे 2-3 तरह की लेयर होती है, मिट्टी होती है, टूटी हुई ईंटें होती हैं ताकि पानी उससे फिल्ट्रेट करे, जी। जालीदार चिनाई होती है, उसका ढक्कन जो है वो कवर्ड होता है कवर्ड ताकि होता है। उसमें मक्खी मच्छर जाने का स्थान नहीं रहे, नहीं तो जी। वो ऊना या जैसे हमारे जो गर्म इलाके हैं वो एक तरह से मच्छरों के फैलने के केंद्र बन जाएंगे। जी। और उससे पहले एक चैम्बर भी होता है ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो जो हमारा ये जो हमारा किचन का साथ मान लो चावल कई बार जी। और चीज़ें आ जाती हैं वो उसको ब्लॉक ना करें, उसके लिए एक चैम्बर भी बनाया जाता है। तो ये जो विभिन्न तकनीकी आयाम हैं इनके बारे में हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे इसके लेके इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंचायतों में बने, हाउस होल्ड स्तर पे बने, वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इसी तरह ट्विन पिट भी है, सिंगल पिट टू ट्विन पिट जब आपको कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करना है, पाइप डाइवर्जन कैसे डालनी है, पिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, वो पिट आपकी पीने वाली टैंकी से कितना दूर होना चाहिए, जी। उन सब तकनीकी जो हमारे पहलू हैं उन पे ने हमें क्षमता विकास हम इनकी करेंगे आने वाले 3 महीनों में। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि जी। क्षमता विकास और जागरूकता के साथ साथ स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्वच्छता मिशन जो है, स्वच्छ भारत जो मिशन है, उसमें जो सरकार का क्या योगदान है? क्या सरकार सरकारी और गैर सरकारी या फिर निजी संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही है? बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कि हम जानते हैं कि एक कम्युनिटी लेड यानी लोगों द्वारा की गई ड्राइव है। हम ये नहीं चाहते कि इसमें सरकार ही तक ही हम सीमित रहे, सरकारों का ही क्षमता विकास हो या सरकार ही इसमें अपना योगदान दे। तो जो निजी संगठन है जैसे कि अंबुजा सीमेंट है और जो बाकी संगठन है, हम उनके साथ भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे वो कार्यरत हैं, जैसे दाड़ला घाट है आपका, कुनिहार का बाकी एरिया है, आसपास की पंचायतें हैं, या फिर इसी तरह नालागढ़ की आसपास की जो पंचायतें हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तब उनके साथ भी कार्य कर रहे हैं ताकि उनका हम योगदान ले सकें। साथ ही साथ जो गैर सरकारी संगठन है, कुछ गैर सरकारी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि धर्मशाला में या बीड़ में वेस्ट वॉरियर काम कर रहा है, हीलिंग हिमालय काम कर रहा है आपका कल्पा और इन इलाकों में, अर्थ जस्ट करके संस्था है जो सोलन जैसे इलाकों में काम कर रही है। तो हम उनके साथ भी प्रयासरत हैं कि हम उनके साथ भागीदारी में साथ मिलकर काम करें। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने SSG से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ देकर हमें लाभान्वित किया, हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आज स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में आज बस इतना ही, और आपसे जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे, साफ़ सुथरा हो अपना देश। आप इस मुहिम में अपना जो योगदान है वो ज़रूर दें। नमस्कार। धन्यवाद।